के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। स्टूडेंट, तो आज हम सीधी बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और 2026 में भी पूछने के चांसेस हैं। तो जितने स्टूडेंट सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति, जो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस 85% हम लाएं, उनको मैं कहूंगा कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए आइए अब हम देख लेते हैं। तो यहां पे आज पूरी रात हमने कहा हुआ है महामैराथन की यह क्लासेज होगी। 1.5 घंटे 2 घंटे की आपकी क्लासेज हो सकती हैं। और इसमें क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी हम करा रहे हैं चैप्टर 1 से 5 तक का। जितने भी 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन सभी को कराएंगे। और लगभग हम आज के इस वीडियो में 20 VVI टॉपिक को कराने वाले हैं। VVI टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम 2026 में यहीं से आएंगे बाबू। जितने स्टूडेंट अगर सीरियस हैं वो तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरी जो बात हम कह रहे हैं ना, लिख लीजिए, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2026 में यहीं से आएंगे। याद रखिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं कि राउल्ट्स का नियम समझाइए और इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये हमारा राउल्ट्स का नियम क्या है, चलिए यहां पे हम समझ लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी पूछा गया है। राउल्ट्स का नियम अगर केवल राउल्ट्स का नियम पूछता है तो वहां पे 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ये 2 नंबर वाले भी हमने टॉपिक कराया हुआ है, तो इसमें हमने कराया था। 3 नंबर में क्या कहता है, इसकी सीमाएं पूछ लेता है, या कभी कभी सीमाएं ना पूछकर राउल्ट्स का नियम के साथ साथ एक न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर देता है। बात समझ रहे हैं ना, जो बात खुल के है मैं खुल के बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम सिंपल सा समझ लेते हैं राउल्ट्स का नियम क्या होता है। राउल्ट्स का नियम, तो राउल्ट्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया है इस नियम में, यहां पे पढ़कर मैं सुना दे रहा हूं। लिखा गया इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, मतलब निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, उसका टेंशन आप ना लें। चलिए तो यहां पे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सपोज दैट ये एक हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना, एक पात्र है, एक बर्तन है, ठीक है। इसमें विलयन भरा गया है। तो विलयन हम जानते हैं, विलयन जो होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलायक और दूसरा एक होता है विलेय। ये बात बेसिक आप जानते हैं कि नहीं। जैसे कि मतलब विलायक का मतलब जैसे कि पानी हम कह सकते हैं, और विलेय का मतलब जैसे कि हम चीनी कह सकते हैं या नमक कह सकते हैं। तो जब पानी और चीनी मिलेंगे तो एक मान लेते हैं शरबत बन जाएगा। तो शरबत क्या है, एक विलयन है, विलायक क्या है, पानी है, और विलेय क्या है, चीनी है। तो जब मतलब विलयन अगर है तो इसका मतलब विलायक और विलेय दोनों इसमें होंगे। तो मान लेते हैं विलायक जो है वो A है और विलेय जो है वो B है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 घटकों से मिलकर विलयन बना होगा, दोनों घटकों से मिलकर विलयन बना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों घटक द्रव होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज है, एक चीज यहाँ पे बताया गया कि जो ए घटक है वो भी द्रव होना चाहिए और जो B घटक है वो भी द्रव होना चाहिए। जैसे कि मतलब कि विलायक की जगह पर पानी और विलेय की जगह पर जैसे कि हम एक तेल ले सकते हैं या शराब हम ले सकते हैं, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल भी द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो दोनों द्रव हो गए ना। तो ये हमारा क्या है, एक बर्तन हमने लिया, सिंपल सी बात है, एक बर्तन हमने लिया, इसमें द्रव विलयन हमने भरा हुआ है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं द्रव विलयन। तो राउल्ट्स नामक एक जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने द्रव विलयन के लिए अपना नियम दिया है। यही मैं समझाना चाहता था कि राउल्ट्स नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने द्रव विलयन के लिए अपना नियम दिए हैं। इस नियम में इन्होंने ये बताया कि सपोज इट मान लेते हैं जो A घटक है, A घटक का ऐसे मान लेते हैं A घटक का मूल प्रभाज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
ए घटक का मोल प्रभाज सपोजिट मान लेते हैं एक्स ए है, ठीक है ना, या ए घटक का मोल प्रभाज छोड़िए, सबसे पहले ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब, ऐसे हम मान लेते हैं कि जो ए घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब पी ए है, ऐसा हमने कह दिया। तो ये बताइए ए घटक का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पी बी हो जाएगा। समझ रहे हैं, ए घटक का अगर आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो बी घटक का पी बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए घटक का मतलब अगर हम इसी प्रकार अगर हम कहें कि ए घटक का मूल प्रभाज, ए घटक का मूल प्रभाज अगर हम कह देते हैं एक्स ए है तो बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? ए घटक का अगर मूल प्रभाज एक्स ए है तो बी का एक्स बी हो जाएगा। तो राउल्ट्स ने अपने नियम में हमें ये बताया, राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमें ये बात बताया गया कि किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है ना वो उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। बात समझ रहे हैं? तो यही बात तो हमने नियम में भी लिखा है। आप ध्यान से समझेंगे नियम आपको याद हो जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये जो तापमान यहाँ पे होना चाहिए निश्चित ताप होना चाहिए। निश्चित ताप कहें या स्थिर ताप कहें, ताप कैसा होना चाहिए जी, तापमान जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार, नियम बोल रहे हैं याद कर लीजिएगा, राउल्ट्स के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसी घटक के मूल प्रभाज के क्या है, समानुपाती होता है। ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती है। तो यही तो लिखा गया है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी, मान लेते ए घटक है तो ए घटक के लिए बात करें तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं नियम आपको याद हो गया होगा, ठीक है जी। अब देखिए यही जो बात है ना इसको अच्छे से लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे से साफ से लिखिए जैसे कि टीचर भी समझ पाए। तो ये नियम लिख लेंगे, ये फिगर बना लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है वो हम बता दे रहे हैं, वही बात आप लिखेंगे तो सही रहेगा। आप लिखेंगे जैसे कि हमने क्या कहा है, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब पी ए है, अब बी घटक का पी बी है। तो यही हम लिख देंगे कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हमने माना है, पी ए माना है। तो इसी प्रकार बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ए घटक का आंशिक वाष्प दाब पी ए है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब पी बी हो जाएगा। इसी प्रकार ए घटक का मूल प्रभाज एक्स ए है तो हम लिखेंगे फिर से कि ए घटक का मूल प्रभाज, ए घटक का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए है। तो उसी प्रकार बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, एक्स बी हो जाएगा। तो राउल्ट्स ने क्या बताया कि किसी भी घटक का, अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं? अगर बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा।
यही तो बताए हैं ना। तो यही बात हम क्या लिख देंगे, तब लिखेंगे तब राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट का अनुसार क्या बताया गया है कि ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी प्रकार अगर बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है तो वो बी घटक के ही मोल प्रभाज के, बी घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही ना होगा जी। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आया, बी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब देखिए इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं तो बात को आपको और समझ में आएगा। ये पी ए है और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है ना, तो यहाँ पे पी ए नॉट, पी ए नॉट आता है, एक नियतांक है, अब नियतांक आता है इंटू एक्स ए आ जाता है, ये एक्स ए है तो ये हमने ए का मोल प्रभाज हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ए घटक के लिए आंशिक वाष्प दाब का मान आ गया। इसी प्रकार इसके लिए भी तो आ जाएगा ना, इसी प्रकार इसके भी अगर हम देख लें तो ये पी बी है, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा पी बी नॉट इंटू एक्स ए है, एक्स बी है तो एक्स बी हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं तो ये पी बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हम इतना कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसका ये, अब बी घटक का आंशिक वाष्प दाब का ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अगर हमसे कोई पूछ ले, अगर हमसे कोई पूछ दे कि कुल वाष्प दाब बताइए, देखिए ए घटक का ये आंशिक वाष्प दाब है, बी घटक का ये आंशिक वाष्प दाब है, अगर हमसे पूछ दे तब कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब अगर हमसे पूछ दे तो हम क्या करेंगे, कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, पी ए का मान अगर रखना चाहें तो क्या रख देंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए और प्लस पी बी का क्या लिख देंगे, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहां तक अगर आप लिखते हैं तो आपको भैया क्या मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, फुल नंबर चाहिए तो ये सब इतना ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो हलवाबाजी में रहेंगे और हवाबाजी में रहेंगे तो भैया कुछ होने वाला नहीं है, मैं खुल के कह दे रहा हूं। देखिए एक बात मैं कह दूं, मुझे बहुत सारी टीचर जो हैं जो जिनसे आप भी शायद पढ़े होंगे और वो मतलब बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ठीक है, मुझसे तो बहुत ही बड़े हैं वो टीचर, तो वो सभी से बातें होती हैं, उन सभी टीचरों से बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करके। बट वो हमको, हम तो छोटे उनके भाई जैसे हैं, तो वो हमको सजेस्ट करते हैं कि सर जानते हैं आप डीप में ना पढ़ाइए, क्योंकि स्टूडेंट डीप में पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको चाहिए कि शॉर्ट में बता दीजिए हो गया, फुल नंबर बस कह दीजिए, मिलेगा तो ठीक, ना मिले तो जाने दीजिए। बट आप डीप में पढ़ाएंगे ना तो वो पढ़ेंगे नहीं, वो कहेंगे भैया कहाँ जा रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट चले जाएंगे। तो मुझे उनकी बातें सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो सही भी कह रहे हैं, पर मेरा दिल नहीं मानता है कि जब तक मैं डीप में ना पढ़ाऊँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता है। मैं चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस दूँ, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं भले ही कम ही देखें बट सही गाइडेंस मिले और वही कम स्टूडेंट ही हमें सपोर्ट करें। आपको नहीं लगता है हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, फिर भी पता नहीं क्यों मतलब क्या होता है कि व्यूज़ कम आना या अदर बहुत सारे रीजन। तो यही मैं कहूँगा, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हम आपसे क्या कहते हैं कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे, यही तो हमारा सपोर्ट है ना। अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है या आपके कोचिंग का ग्रुप है, वहाँ पे सेंड कर देंगे। जब भी आप 5 दोस्तों से मिले तो उनको हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, उनको कहें कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर रटवा कर नहीं दोस्त, समझा कर याद कराया जाता है। पहले हमने यहाँ से समझा कर ही ना नियम याद कराए कि नहीं कराए। तो यही बात है, कभी कभी दुख लगता है कि हाँ शायद टीचर वो सही भी कह रहे हैं, बट फिर मैं कहता हूँ नहीं, पढ़ाएंगे हम उसी तरीके से जिस तरीके से फुल नंबर मिले।
चलिए यहाँ पे एक राउल्स के नियम की सीमाएं हैं, तो यहाँ पे सीमाएं देख लेते हैं। तो यह नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। आदर्श विलयन मतलब वे विलयन जो राउल्स के नियम का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं राउल्स के नियम को, वही आदर्श विलयन है। तो यह नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरी बात, अनादर्श विलयनों पर लागू नहीं होता। जो राउल्स के नियम का पालन नहीं करते उन पर यह लागू नहीं होता है। तीसरी बात कि तनु विलयन होना आवश्यक है। जो ये विलयन हमने दिखाया है यहाँ पे ये तनु विलयन होना चाहिए, गाढ़ा विलयन नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखिए, मतलब सांद्र नहीं होना चाहिए विलयन। और जब कोई घटक अवाष्पशील हो, जब कोई भी घटक अवाष्पशील हो तो यह क्या होता है, नियम नहीं, मतलब यह नियम सही नहीं होगा। जब कोई भी घटक अवाष्पशील हो, ऐसा कोई घटक हो जो हवा में मतलब गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित ना हो, ठीक है, तो ऐसे में ये नियम फॉलो नहीं करेगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो ये सब राउल्स के नियम की सीमाएं हैं, इसको आप याद भी कर सकते हैं। फिलहाल आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ जी, चलिए इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी दुख लगता है, इसलिए हम बता भी देते हैं आपको कि शायद आपको मतलब शायद आप सपोर्ट कर सकें, आपको लगे कि हाँ सही कह रहे हैं सर। और बाकी तो कोई नहीं जी, हम करते रहेंगे, करते थे, करते हैं, और अच्छे तरीके से आपको जितना हो सकेगा उतना हम पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे डीप में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। इसमें प्लस एक न्यूमेरिकल भी था, ठीक है। मैं जब ये क्वेश्चन को बना रहे थे हम, तो उसमें हमने देखा तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया गया था। तो न्यूमेरिकल तो हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम एक वीडियो लाएंगे, आप टेंशन ना लें। पहले हम इसको पूरा कंप्लीट करके एक ही वीडियो 4 घंटे 5 घंटे जितनी घंटे की होगी, एक वीडियो आएगा, पूरी न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। अगला आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक छोटा सा एक बर्तन है, ये सपोज दैट, ठीक है, ये एक बर्तन है, ठीक है ना। अब ये बर्तन में हमने क्या किया हुआ है, ये एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने क्या किया गया है, इसमें मान लेते हैं इसमें विलायक भरा गया है, ठीक है, इसमें विलायक है, ठीक है ना। एक बर्तन, एक क्या है, एक हमारे पास ये क्या है, एक बर्तन है जिसमें विलायक हमने रखा हुआ है, वो कितना 1 kg है, ठीक है ना। वो कितना है जी, 1 kg है। तो 1 किलोग्राम विलायक में अगर हम विलेय घोल रहे हैं, विलेय घोल रहे हैं, वो भी कितना विलेय हम घोल रहे हैं, वो भी कितना 1 मोल। 1 मोल हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल विलेय को घोल रहे हैं। किस में, 1 मोल विलेय को विलायक में घोल रहे हैं। विलायक मतलब जैसे कि पानी है, विलेय मतलब जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है। तो जब किसी पानी में चीनी को घोल रहे हैं, वो भी कितना 1 मोल। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब किसी, हम क्या कहेंगे, जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर जब विलायक में विलेय मिल जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल बन जाएंगे विलियन हो जाएंगे कि नहीं जी, विलियन हो जाएंगे ना। क्यों विलियन हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि विलियन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, विलायक प्लस विलेय, दोनों से मिलकर बना होता है ना। तो विलायक पहले से है, पहले से विलायक है कि नहीं इसमें। अब विलेय हम यहाँ पे घोल ही दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया। एक बार और सुन लीजिए, जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसको Kb से प्रदर्शित किया जाता है। किससे जी, Kb से
प्रदर्शित किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा कि जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको केबी से प्रदर्शित किया जाता है। ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के तौर पर हमने बना दिया है। यहां पे इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, m = 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w इंटू डेल टी बी, सॉरी टीबी नहीं, डेल टी इंटू कैपिटल W। तो ये आप याद रखिएगा। यहां पे ये हमारा फॉर्मूला है, यहां पे ये Kb क्या है, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पे मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं। यहां पे m क्या है, m क्या है यहाँ पे, तो m है हमारा विलेय का, क्या है, विलेय का अणुभार है, सॉरी विलायक का, जो ये विलायक है ना जैसे कि पानी, उसका अणुभार है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विलायक का अणुभार। m क्या है, विलायक का अणुभार है। विलायक का होगा जी, m स्मॉल m है ना, तो m स्मॉल m, सॉरी विलेय का ना अणुभार होना चाहिए, वही तो हम भी कह रहे थे, सही कह रहे थे, सॉरी विलेय का अणुभार होता है। विलेय जो ये है ना, विलेय का अणुभार m है। ये Kb क्या है, तो Kb आप भी जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलेय का भार, विलेय का भार। यहां पे डेल टी क्या है, तो यहां पे डेल टी है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है। कैपिटल W क्या है, तो कैपिटल W यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यही कैपिटल W है विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। परिभाषा एक बार और कह दे रहे हैं, जब किसी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि किस सेलों की विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा दीजिए या लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, 2 चीजें हमसे पूछा गया है, एक विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक चालकत्व क्या होता है। तो पहले विशिष्ट चालकत्व समझ लेते हैं, फिर सेलों का विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ जाएंगे। उसका टेंशन आप ना ले, एक एक करके हम समझते हैं जी। चलिए विशिष्ट चालकत्व समझ लेते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व का एक फॉर्मूला होता है। विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से भी प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा = 1/ρ होता है, ठीक है ना। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहां पे कप्पा = 1/ρ होता है, जहां कप्पा क्या है, यही है विशिष्ट चालकत्व, और यहां पे ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चालक है, कोई भी चालक है, तो इसकी ही बात हो रही है, कोई भी चालक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। देखिए 1/, के नीचे है ना, तो व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। वही बात लिखा गया है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। समझ गए ना। और इसका कप्पा = 1/ρ होता है। इसकी मात्रक की एक बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक ज्यादातर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स याद रखिएगा।
अगला आता है सेलों के विशिष्ट प्रतिरोध। अब सेलों का यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध हमसे पूछ लिया, तो यहाँ पे परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से हमें कहा गया है। चलिए हम परिभाषा भी समझा ही दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। नहीं समझ में आया ना, समझा देते हैं। चलिए आइए, सबसे पहली बात मान लेते हैं ये एक चालक तार है। सपोज डेट हम कह देते हैं ये एक चालक तार है। तो कोई भी चालक होगा तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और उसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होगी। मोटाई होगी कि नहीं होगी जी? कितना मोटा वो तार है तो वही बात है, वो मोटाई है जी। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इकाई लंबाई। लंबाई आप समझ गए, चालक तार की लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ही मोटाई कहते हैं। चालक तार की जो मोटाई होती है ना, उसी का नाम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कह रहे हैं। सिंपल सा समझिए। तो यहाँ पे सेलों के विशिष्ट प्रतिरोध का, सेलों के विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है। सेलों के विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जहां पर ये देखिए, अब बात को समझिएगा, ये एल क्या है? इस चालक तार की लंबाई है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर मान लेते हैं सपोज डेट कि लंबाई जो है, अगर हम मान लेते हैं लंबाई को हम एक ले लेते हैं। एक मतलब इकाई हम कहते हैं। एक को क्या कहते हैं जी? इकाई कहते हैं, ये बात पता है। तो यदि लंबाई को एक ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए को भी अगर हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई, तो दोनों का अगर एक एक मान ले ले तो ये बताइए रो इक्वल टू आर, ए की जगह पे भी एक रहेगा और एल की जगह पे भी एक रहेगा। तो एक आर में गुणा हो जाएगा तो ये आर ही होगा, और नीचे एक का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस समय पे देख रहे हैं ना, रो जो है वो आर के बराबर है। तो जब इन दोनों का मान एक हो जाएगा तो उस समय पर जो हमारा ये रो होगा ना, वो आर के बराबर हो जाएगा। उस समय पर जो रो होगा वो आर के बराबर होगा। और रो क्या है? रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है जी? रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। और ये क्या है? ओनली ये प्रतिरोध है, ओनली इसको आर क्या है? ओनली प्रतिरोध है। तो यही से हम परिभाषा कहेंगे। हम कह रहे हैं कि देखिए कोई चालक तार है तो उसकी लंबाई भी एक हो और उसकी मोटाई भी एक हो, वही बात कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ रहे हैं? कोई ऐसा चालक तार है जिसकी लंबाई भी एक हो और चौड़ाई भी एक हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, उस प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही बात हमने लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो वही बात यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, ये हमने लिख दिया है फॉर्मूला, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा फॉर्मूला बता दिए। एक चीज इसमें रह गया था, वो भी हम बता दे रहे हैं, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक आप याद रखेंगे ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर आप इसका मात्रक याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कोलराउस का नियम। अब यहाँ पे कोलराउस का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप समझेंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बार पूछा गया है कोलराउस का नियम, मतलब हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोलराउस का नियम क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है ना? ठीक है जी, तैयार है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे समझिएगा, लिखा क्या गया है, इस नियम के अनुसार अनंत
पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें तो मान लेते हैं एक बर्तन है, सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया कि ये एक बड़ा सा एक बर्तन है, ठीक है ना, एक बड़ा सा ये बर्तन है और इसमें हमने विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घोला हुआ है। क्या हमने घोला हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन खोला गया है। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जैसे NaCl, NaCl एक विद्युत अपघट्य है। जलीय विलयन का मतलब होता है H2O क्या है, जल है। तो ये विद्युत अपघट्य को जल में घोला गया है, तो इसी को कहेंगे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। कहेंगे कि नहीं कहेंगे जी, बिल्कुल कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि एक हमने विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन एक बर्तन में हमने ले लिया है, जैसे नमक को पानी में घोल दिया गया है, ठीक है, तो नमक का पानी में जो घोल होगा उसी को विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें बताया जाता है कि लैम्डा EQ नॉट, इन्फिनाइट लैम्डा EQ, और यहाँ पे होता है लैम्डा EQ प्लस इन्फिनाइट मेन प्लस लैम्डा EQ माइनस इन्फिनाइट। यहाँ पे एक ये हमें फॉर्मूला बताया जाता है और यही फॉर्मूले से ही हम क्या करते हैं, कोलराउस का नियम हमारा होता है जी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हम बता रहे हैं, लैम्डा EQ नॉट, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, ये अनंत है जी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत, अनंत कहते हैं। लैम्डा इसको क्या कहते हैं, इसको चालकता कहते हैं, चालकता, और EQ को तुल्यांकी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, EQ को तुल्यांकी कहते हैं। हिंदी में नाम आप याद रखेंगे कि इसको क्या कहेंगे, अनंत तन्नुता, ठीक है ना, जो विलयन होना चाहिए वो तनु विलयन होना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता। इसको पढ़ने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो बाबू रटते रह जाएंगे, भूल जाएंगे आप। तो समझिएगा, इसको पढ़ने का तरीका समझिए कि अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता। फिर यहाँ पे देखिए धनायन है तो धनायन की तुल्यांकी चालकता। फिर यहाँ पे ऋणायन है तो इसको क्या कहेंगे, ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। फिर यहाँ पे योग है ना, जोड़ को योग कहते हैं, तो योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही इस नियम में हमें बताया गया है। क्या बात बताया गया, समझिएगा। इस नियम के अनुसार, मतलब कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर, ध्यान से समझेंगे, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तुल्यांकी, तुल्यांकी, और ये लैम्डा क्या है, चालकता। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया आपको, वही बात लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, देखिए धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही लिखा गया ना, उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये बोल दीजिए, या सिंपल सा हम एक बार और बोल दें, ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। समझ गए ना। तो सिंपल सा तो है
तो आशा करता हूँ समझ के होंगे, या तो ये लिख दीजिए या हमने जो बोला पीछे ले जाकर एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा, समझ जाएंगे फिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है, ये फिगर आप बना दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। अब इस नियम का अनुप्रयोग क्या है, तो इस नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा कमजोर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसका मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। आयनों को अलग अलग चालकत्व ज्ञात करने में किया जाता है। फिर जो अपघटन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अपघटन स्थिरांक का मान ज्ञात करने में किया जाता है। कम घुलनशीलता लवणों की घुलनशीलता ज्ञात करने में किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखेंगे। चलिए जी, इतनी क्लियर हो चुका है बात। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर वाला ही है, मतलब 5th हमारा क्वेश्चन है। अब मैं कह सकता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूल कर भी मिस नहीं करना है। कह रहा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया, यहाँ पे हम बना दें नीचे ही फिगर हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक हमने बर्तन ले लिया, ये हमारा जो बर्तन है, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है। अब इस बर्तन में विद्युत अपघट्य घोला गया है। इस बर्तन में यहाँ तक, इस बर्तन में यहाँ तक यह क्या घुला हुआ है, विद्युत अपघट्य घोला गया है। विद्युत अपघट्य मतलब, जैसे कि विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है जी, NaCl और प्लस H2O, मतलब जल में NaCl को घोल दिया गया है, ठीक है ना। तो NaCl को जल में घोल दिया गया है और उसके बाद इसमें क्या किया गया है, धातु के छड़ को डाला गया है। 2 धातु के छड़ को इसमें हमने डाला हुआ है, इसमें डुबाए हैं 2 धातु के छड़ को इस तरीके से। अब ये धातु के 2 छड़ को डुबाए हैं, तो ये हमारे क्या है, ये इसको जैसे ही धातु के छड़ पे हमने डुबो दिया तो ये हमारा इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया और इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे ये NaCl विद्युत अपघट्य है, तो जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो Na प्लस हो जाएगा और ये Cl हमारा माइनस हो जाएगा। अब जो धनायन है, सोडियम एक धनायन है ना, तो धन वाला ऋण वाले प्लेस की ओर जाकर आकर्षित होगा और ये ऋणात्मक क्लोराइड जो है, वो देख रहे हैं क्लोरीन क्या है, उस पर ऋणायन है, तो ये धनायन प्लेट की ओर आकर्षित होगा कि नहीं। तो मतलब आयनों का इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो रहे हैं। आयन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। जैसे मैं कैसे इसको समझाऊं, अगर मैं इसको समझाना चाहूं, चलिए एक बार मैं नियम को आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, जिससे कि आसानी से आपको समझ हम भी पाएंगे कि बाबू आपको समझाने का अच्छा तरीका क्या है। समझिएगा, प्रथम नियम हमें ये कहता है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का 2 नियम होता है। प्रथम नियम में ये बताया गया, प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा एक सेल हम बना रहे हैं। वास्तव में तो ये हम 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया तो ये हमारा एनोड हो जाएगा और ये हमारा C वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऋणात्मक प्लेट हमारा कैथोड हो गया और जो धनात्मक प्लेट है वो हमारा एनोड हो गया। अब जाहिर सी बात है, देखिए जैसे ही हमने इस पर हमने प्लस की आवेश दिया, इसमें नीचे क्या है, विद्युत अपघट्य घोला गया है। जैसे ही हम इसको आवेश, इस इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या कहेंगे, धातु के 2 छड़ हैं तो इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड पर आवेश दिया ना, तो देने पर क्या होगा कि ये धनायन जो है, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, इस पर धनायन। तो ये वाला जो क्या है, सोडियम है, वो इधर आकर्षित हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो कैथोड प्लेट पर आकर्षित होगा कि नहीं होगा। तो ये जो विद्युत अपघट्य है वो इलेक्ट्रोडों पर चिपकेंगे, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब हम आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है।
तो कोलराउस ने हमें ये बात बताया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, अब ये चिपकेंगे तो एकत्रित ही तो हो रहे हैं, इस पर चिपक जाएंगे, सोडियम के जितने कण होंगे ऋणात्मक प्लेट पर, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है ना, वो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित या इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो यही बात हमें कहा गया है। देख लीजिए हमने क्या बताया है, प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यही बात हमें बताया गया, यही बात लिखा गया प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश, सेल ये है तो सेलों में प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब ये हम इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो देखिए, अब लाइन थोड़ा कम है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा W हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक Z नियतांक आता है, और ये Q है तो ये हमने Q लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहां ये Z क्या है, जहां ये Z है ना, इसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जी। ठीक है ना, जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं तो अगर आप समझें तो ये W है तो ये W हमने लिख दिया, और ये Z है तो Z लिख दिया, और Q, तो हम जानते हैं एक बात कि आवेश बराबर एक फॉर्मूला होता है I × T, विद्युत धारा के फॉर्मूला से आया है। विद्युत धारा I = Q/T होता है, तो यही Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा, तो यही Q की जगह पर I × T लिख सकते हैं ना, तो ये I हो गया, ये T हो गया, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो बात आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या अंत में फॉर्मूला आया, W = ZIT, तो ये आप याद रखिएगा। और ये फिगर को आप यहाँ पर बना लेंगे तो साइड में अच्छा रहेगा, जगह नहीं है तो नीचे हमने बना दिया। अब देखिए हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम को अगर आप समझे तो सपोज दैट जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ठीक इसी प्रकार एक और इलेक्ट्रोड होगा। सपोज दैट मान लेते एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक इसी प्रकार एक और, हम थोड़ा जल्दी हम बना दे रहे हैं, उसको ध्यान आप ना दीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सपोज दैट एक और इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। जो एनोड है उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है मोस्टली, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे विद्युत अपघट्य गोला है तो Na+ और Cl- टूटेंगे, तो ये Cl वाले इधर आकर्षित, ये इधर आकर्षित, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और ये हमारा सेकेंड क्या है, सेल या हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन है। तो जब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे परिभाषा क्या करें, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए, जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान धारा क्या किया जाए, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, ये जो इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा जो होती है वो देखियो इलेक्ट्रोडों पर, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भार, उसके क्या होता है, उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो उसके क्या होता है, उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, तुल्यांकी भार को ई से हम दर्शाते हैं। तो हम यही बात बताया गया कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्य में समान धारा अगर प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है।
समझ गए ना, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये पहले के लिए अगर निकाले तो पहले के लिए 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अगर हम दूसरे वाले के लिए निकाले, दूसरे विद्युत अपघट्य के लिए, तो E2 समानुपाती हम लिख देंगे, सॉरी W2 ना, W2 समानुपाती E2 लिख देंगे। ऐसा ही ना करेंगे जी, बिल्कुल ऐसा करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो ध्यान से समझेंगे। ये W1 और ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक Z आता है, और यहाँ पे E1 है तो E1 आ गया। यहाँ पे W2 हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे Z इंटू E2 हो गया। समझ रहे हैं? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहले वाले के लिए हमारा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा आ गया, ये दूसरे वाले के लिए आ गया जी। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये पहले वाले विद्युत अपघट्य के लिए ये हमारा निकला है कि इलेक्ट्रोडों पर क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। दूसरे के लिए ये हमारा निकला है। अगर हम समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं, दोनों का अगर हम भाग दे देंगे तो देखिए, अगर हम भाग देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या करने पर, भाग देने पर अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा आ जाएगा। ध्यान से अगर आप समझें तो W1 बाई W2 इजकल टू E1 बाई E2, ये हमारा आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा। कैसे कि आप ही सोचिए, ये इसके भागे में जाएगा तो Z से ये Z कैंसिल हो जाएगा, W1 बाई W2 हो जाएगा और E1 बाई E2 हो जाएगा। तो यही ना हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल आपको लिखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भाई, चलिए ले लिए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन आता है, विद्युत अपघटनीय सेल क्या है और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ सी, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और मज़े लेकर पढ़िएगा। मज़ा तो वैसे हम कराते नहीं हैं, बट फिर भी आप मज़ा ले लीजिएगा और समझते हुए चलते हैं। वैसे तो मेरा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो रहा है, पता नहीं गाँव के एरिया का हम लोग बिलोंग करते हैं हम, तो यहाँ पे लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब क्या ही कहा जाए। तो चलिए, लाइट नहीं आया था, इन्वर्टर कितना चार्ज अब रहेगा। चलिए, तो इनमें हमारा विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर बताना है। फटाफट इसको पढ़कर ही सुना देंगे, याद हो जाएगा आपको, याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या करता है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि ये जो सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, पहली बात समझ के। दूसरी बात, विद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसको बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा देते हैं। मतलब इसको बाहरी स्रोत द्वारा हम ऊर्जा देते हैं पहले। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि विद्युत अपघटनीय सेल, इसको बाहर से हम ऊर्जा देंगे तब ये चलेगा। और गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है कि इस सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इसके द्वारा हम खुद हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है। विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होगा, तीसरा पॉइंट, कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे ना, तब हमारा यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी। परंतु गैल्वेनिक सेल में स्वतः ही होता रहता है, तो इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होता रहता है। मतलब हमेशा इसमें होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा आ जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। चलिए समझ लेते हैं जी इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है ना।
देखिए कह रहा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यह हमारे पास एक बर्तन है, यह हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ध्यान से समझें, ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें हमने मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन को हमने, कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन हमने इसमें घोला हुआ है, कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन इसमें हमने घोला हुआ है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर के छड़ को ही हम डुबो देते हैं, इसमें कॉपर के छड़ को ही हम डुबो देंगे। तो जैसे ही कॉपर के छड़ को डुबोते हैं ना, तो जो कॉपर का छड़ है ये आवेशित हो जाता है। देखिए इस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, तो कॉपर के छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है और इस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ रहे हैं हमने क्या बताया कि जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान से समझेंगे, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण इस छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। देखिए कॉपर का छड़ है तो कॉपर सल्फेट के ही लवण का विलयन है ना, जिंक सल्फेट का तो नहीं है, कॉपर का होना चाहिए, तो कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबाएंगे तभी होगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण उस छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, उस छड़ के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए होंगे। अगला हमारा यहाँ पे आता है, यही बात हमने लिखा है, देख लीजिए, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके निम्नलिखित कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले विलयन की सांद्रता, इसमें विलयन जो है वो तनु विलयन है, सांद्र है, ये प्रभावित करता है। धातु की प्रकृति कैसी होगी, ये भी प्रभावित करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या होगी, ये जो कॉपर सल्फेट है विद्युत अपघट्य है, ये इसकी प्रकृति कैसी होगी। ताप का प्रस्थिति, ताप कितना अधिक है कम है, ये भी प्रभावित करता है। किसको? इलेक्ट्रोड विभव को। कुछ नहीं है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला हमारा आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी कौन है? एक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए अभी हमने क्या बताया कि जब किसी, देखिए अभी हमने क्या बताया, देखिए मैं यहां पे आता हूं। हमने क्या बताया कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु का छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस यहाँ पे हम दो चीजें चेंज कर देते हैं, तीन चीज ऐड करेंगे। क्या? कि ये जो विलयन है ना, ये विलयन जो होना चाहिए, इसका दाब, इस विलयन का दाब जो होना चाहिए, दाब होना चाहिए, वो 1 एटीएम होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए। ताप जो होना चाहिए, ताप जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए इस विलयन का। और तीसरा, इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए, इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए, 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए। तो जब हम क्या कहें, यही इतना होगा ना, तो वही लिखा गया है। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या कहा गया है, जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता पर उस धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, उस धातु को लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो उस धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या बताया, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोल सांद्रता
वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है। तो इस धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को अब हम इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर उसको अब क्या कहेंगे, उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। समझ गए ना? तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, यहीं से हम बता रहे हैं। जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब वो जो फिगर पीछे था ना उसको यहां पे बना लीजिएगा, ठीक है? यहां पर फिगर आपको बना लेना है, ठीक है? अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। यहां पे बीच में एक ऐड कर लीजिएगा हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो जब देखिए, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जिस मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया उसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखिए, जब देखिए बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। एक मान लेते हैं सपोज दैट एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है? एक सेल टाइप का मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रोड का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसको जब वैज्ञानिक ले आते थे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव निकालकर वैज्ञानिक बता देते थे। इलेक्ट्रोड विभव, उसका इलेक्ट्रोड विभव वैज्ञानिक निकालकर बता देते थे, ठीक है? जब कोई भी इलेक्ट्रोड आता था तो उसको इलेक्ट्रोड विभव निकालकर बता देते थे। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रोड आने लगे तो उनको दिक्कत आने लगी कि कितना निकाले। तो जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए फिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो भी लाएगा तो उसको हम ज्ञात करके बताएंगे, एक हम मशीन ही बना देते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नया इलेक्ट्रोड बना दिया। एक नया इलेक्ट्रोड या एक हम कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण इन्होंने कर दिया और उसी मानक इलेक्ट्रोड को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड को ही हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह लिखा गया है, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जिस मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये आपको परिभाषा याद कर लेना है। इसका फिगर आप टेंशन ना लें, इसका फिगर हमने सब कुछ अपने जो टॉपर नोट्स है उसमें हम दे रहे हैं। टॉपर नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो वो टॉपर नोट्स हमारी ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि आप भी एक टॉपर बन सके और अपना 80%, 90%, 95% स्कोर कर सके। टॉपर नोट्स में हम क्या दे रहे हैं, आपकी पूरी हम फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको नोट्स दे रहे हैं। आपकी पूरी फिजिक्स में कितना है जी, पूरी फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, पूरी 24 चैप्टर हैं। 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन चैप्टर वाइज हम सब दे रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण 3 प्रकार की रिएक्शन दे रहे हैं, अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो वो दोनों 199 में आपको मिल जाएगा। एक कोई लेते हैं तो 99 पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर हमारी हिंदी का भी आप टॉपर नोट्स लेते हैं, जिसमें हमने हिंदी में 99% मतलब 95% कैसे ला सकते हैं हिंदी में, वो सब टॉपर नोट्स में वही सभी टॉपिक को हमने ऐड किया है। तो ये भी 99 है। अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो वो 249 में तीनों का ही मिल जाएगा। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। और इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंट जो सीरियस है अपना वो जरूर लीजिएगा। जिन्होंने ले लिया है टॉपर नोट्स से अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना? सुन रहे हैं ना? ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कब वीडियो कट जाए मैं नहीं जानता, क्योंकि इन्वर्टर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए जब तक हो पाता है उसको हम कराएंगे जी। अगला आता है रेडॉक्स विभव क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी का